नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री मंत्रा में। तो आज के इस लेक्चर में हम भारत में राष्ट्रवाद के चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। हम देख रहे थे कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कौन कौन से महत्वपूर्ण कारण हैं, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में राष्ट्रवाद के उदय के राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण को देखा था। तो आज के इस लेक्चर में हम राष्ट्रवाद के उदय के सामाजिक कारण और धार्मिक कारण को विस्तार से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सामाजिक कारण। तो इसमें 2 पॉइंट है। पहला है प्रजाति भेद की नीति, अंग्रेज़ों की जो प्रजाति भेद की नीति थी, और दूसरा अंग्रेज़ों की जो सरकारी सेवाओं में पक्षपातपूर्ण नीति थी। ये दोनों ही उनकी नीति जो है वो भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद को जगाने का काम करती है। तो आइए देखते हैं इसको विस्तार से। पहला है प्रजाति भेद की नीति। तो जो अंग्रेज़ थे वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे। अंग्रेज़ जो है वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और भारतीय लोगों को हीन भावना से देखते थे, और साथ ही साथ उनके साथ काफ़ी हद तक दुर्व्यवहार किया जाता था। सार्वजनिक स्थलों पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, चाहे वो रेलवे हो या फिर क्लब हो या कोई होटल हो, तो वहाँ पर भारतीय लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। और यहाँ तक कि विदेशों में भी भारतीय लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। इसका उदाहरण हमें दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलता है कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों के ऊपर कई सारे कानूनी प्रतिबंध लगाए गए थे। तो दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों पर कई सारे कानूनी प्रतिबंध भी लगाए गए थे। इसके साथ साथ सार्वजनिक जगहों जैसे कि रेलवे, होटल और क्लबों में भारतीय लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, जिससे कि भारतीय लोगों के मन में अंग्रेज़ों के प्रति जो है घृणा की भावना पनप रही थी, और यही आगे चल कर के इनके मन में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का काम करता है। सेकंड पॉइंट है सरकारी सेवाओं में अंग्रेज़ों की पक्षपातपूर्ण नीति। तो जो अंग्रेज़ थे वो सरकारी जितने भी ऊंचे पद होते थे उन पर वहाँ पर भारतीय लोग ना पहुँच पाए उस तरीके से नीति बनाते थे। इसका उदाहरण हमें जो ICS का एग्ज़ाम उस टाइम पर होता था, इंडियन सिविल सर्विसेज का, उसमें हमें इसका उदाहरण देखने को मिलता है। वैसे सैद्धांतिक रूप से हम देखें तो ICS का जो एग्ज़ाम था उसमें भारतीय भाग ले सकते थे, लेकिन उसकी प्रक्रिया को इतना जटिल बनाया गया था कि कई सारे भारतीय उससे वंचित रह जाते थे। जैसे कि जो ICS का एग्ज़ाम होता था इंडियन सिविल सर्विसेज का, जो कि आज इसको हम UPSC के नाम से जानते हैं। तो ICS का जो एग्ज़ाम होता था उसका आयोजन इंग्लैंड में कराया जाता था। तो इससे कई सारे भारतीय परीक्षा में शामिल नहीं हो पाते थे, क्योंकि उनकी बहुत सारे भारतीयों की आर्थिक स्थिति उस टाइम पर ऐसी नहीं थी कि वो इंग्लैंड में जा कर के परीक्षा में शामिल हो। और अंग्रेज़ों का उद्देश्य यही था कि भारतीय लोग जो जितने भी सरकारी ऊंचे पद है उस पर भारतीय लोग ना पहुंच पाए, इस वजह से इस तरीके की नीति बनाई जाती थी। तो ICS जो एग्ज़ाम होता था उसका आयोजन इंग्लैंड में होता था। और इसका उदाहरण हमें इसमें भी देखने को मिलता है कि जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे उनके साथ पक्षपातपूर्ण तरीके से उनको ICS का परीक्षा क्लियर करने के बाद भी उन्हें योगदान नहीं करने दिया गया था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे वो पहले ICS अधिकारी थे, पहले भारतीय जिन्होंने ICS का एग्ज़ाम क्लियर किया था। तो उन अंग्रेज़ों की इन दोनों नीतियों की वजह से जो शिक्षित और मध्यम वर्ग है, भारतीय शिक्षित और मध्यम वर्ग, वे लोग अंग्रेज़ी शासन के खिलाफ़ उन्होंने अपना आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दिया। आइए अब अगला देखते हैं धार्मिक कारण। तो धार्मिक कारण में हमें जो 19वीं शताब्दी के दौरान जो धर्म सुधार आंदोलन हुए हमारे देश में, उसने भी भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बहुत सारे जो महापुरुष थे उस टाइम भारत में,
उन्होंने समाज में जो कुरीतियाँ व्याप्त थी उसके खात्मे के लिए कई सारे धर्म सुधार आंदोलन चलाए। और जिन महापुरुषों में हमें कई सारे नाम देखने को मिलते हैं, जैसे कि राजा राम मोहन राय हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती या फिर स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष। इन्होंने समाज में फैली बुराइयों या धर्म में फैली जो कुरीतियाँ थी उनको दूर करने के उद्देश्य से धर्म सुधार आंदोलन चलाए और यहाँ के लोगों में समानता, स्वतंत्रता, बंधुता जैसे विचारों को फैलाने का काम किया, जिसने बाद में जाकर के राष्ट्रवाद की भावना को भी जगाने का काम किया। तो आइए देखते हैं सबसे पहले राजा राम मोहन राय का क्या योगदान था। तो राजा राम मोहन राय जो थे उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी 1815 में, जो आगे चल कर के ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई। तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। और इसमें कौन कौन से सिद्धांत शामिल थे? तो ये लोग एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। करते थे, यानी कि एक ईश्वर में। साथ ही साथ इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और जाति प्रथा का विरोध किया। इसके अलावा समाज में अन्य जो कुरीतियाँ थी जैसे सती प्रथा, इसका भी विरोध किया इन्होंने। और बहुविवाह प्रथा जो उस टाइम पे प्रचलित थी उसका भी पुरजोर विरोध किया। तो ये है ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की थी। और दूसरा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दूसरा नाम आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का, जिन्होंने महिलाओं के लिए कई सारे काम किए। इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए बेथुन नामक स्कूल की स्थापना की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। और साथ ही इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए भी काफ़ी लड़ाई लड़ा। विधवा पुनर्विवाह के लिए काफ़ी काम किया। विधवा पुनर्विवाह जैसे कि पहले ये प्रथा थी कि अगर कोई महिला विधवा हो जाती है तो उनको उनके पति के साथ जला दिया जाता था। तो सती प्रथा यही है। तो इसके विरोध में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के लिए काम किया अपने सारे उम्र। अगला नाम आता है दयानंद सरस्वती जी का, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था इन्होंने। अगला नाम आता है स्वामी विवेकानंद जी का, जिन्होंने मानवतावाद और व्यक्तिवाद जैसे विचार को प्रेरित किया, विचार को फैलाने का काम किया। मानवतावाद और व्यक्तिवाद जैसे विचार को इन्होंने फैलाने का काम किया। और साथ ही साथ हमें इसी दौरान ये भी देखने को मिलता है कि जो यूरोपीय विद्वान थे उन्होंने भारतीय धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। भारतीय धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया यूरोपीय विद्वानों द्वारा भारतीय धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, जिससे कि यहाँ के भारतीय लोगों में अपने ही धर्म के प्रति निष्ठा की भावना जागी। और इन्हीं सब 1885 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो भी राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित एक संगठन थी।
जिसका स्थापना 1885 में हुआ। तो ये राष्ट्रवाद के उदय की ही परिणति थी, उसी का रिजल्ट था 1885 का आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना थी वो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के उदय का ही परिणाम था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उन्होंने प्रारंभ में सुधारों की मांग की थी, जो भी सिस्टम है उसमें सुधार की मांग की थी, लेकिन 1914 तक आते आते ये जो अंग्रेज़ों की दमनकारी नीतियों से ये लोग परेशान हो गए थे और कांग्रेस के कई सारे जो नेता थे, जो गरम दल के नेता थे, उन्होंने नेतृत्व संभाला और उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें लाल बाल पाल महत्वपूर्ण नेता थे, या इनको लाल बाल पाल इसमें महत्वपूर्ण नाम आता है। तो लाल है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो लाल बाल पाल से मतलब है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो ये कांग्रेस के गरम दल के नेता थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की 1914 तक आते आते, और इसी दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की भी शुरुआत हो चुकी थी। 1914 में ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी और अंग्रेज़ों ने भारत को एक युद्धकारी देश घोषित कर दिया था, जिससे कि यहाँ के जो लोग थे वो खुश नहीं थे। तो इन सब कारणों की वजह से भी भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागी। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो और टॉपिक ये समझ में आया हो। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। आगे का जो टॉपिक है वो हम अगली क्लास में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।